class, today we are going to study chapter number 27, which is going to introduce us about some people, those who have got the extraordinary achievement in their life by their hard work and their talent and their skill. So we are going to study about some important people. So first one we are going to study. It is a great achievement for anyone to perform extraordinary acts. Extraordinary means it is not a common act that can be performed by any person in the life on the earth. It is just something extraordinary, something uncommon, something abnormal, okay? But it is even more so. मतलब extraordinary act नहीं बल्कि इससे भी ज़्यादा. When this is done despite being specially abled, ये तब ज़्यादा और कठिन हो जाता है जब कोई व्यक्ति डिफरेंटली एबल्ड होता है. डिफरेंटली एबल्ड कौन होता है बच्चों? जो किसी तरीके से उनके शरीर में किसी तरह की कोई कमी होती है. लाइक somebody is not able to see but he can write with two hands with a beautiful writing. इसे हम कह सकते हैं extraordinary act. If somebody is not having the leg and he can dance very beautifully, he can dance extraordinarily, so you can say that he is performing beyond his strength. So somebody who is doing beyond the strength, that is called extraordinary act. Okay, so it is true that no one can stop the person who has the ability to act on what he or she wishes to achieve. मतलब अगर कोई व्यक्ति अपने जीवन में कुछ अचीव करना चाहता है तो ये जरूरी नहीं है कि उसके पास सारे संसाधन हों ही. ऐसा होता तो इस दुनिया में जितने भी गरीब लोग ऊपर की जगहों पर पहुंचे हैं उनको वो कभी ना पहुंच पाते, क्योंकि इस दुनिया में टैलेंट ही सबसे बड़ी चीज़ है. अगर आपके अंदर टैलेंट है तो आपको दुनिया की कोई भी चीज़, कोई भी रिसोर्स रोक नहीं सकता. लेट्स सी सम ऑफ लेट्स नेम सम few people, those who have achieved a lot of prosperity, a lot of fame despite being specially able. Let's see. She was born in Kerala, India. On one of her return trips from Mumbai to Chennai, she met with an accident resulting in the amputation of her right leg. She was given an artificial leg, and despite this, she became one of the most proficient and celebrated dancers of the Indian subcontinent. तो इस चैप्टर में आप बिल्कुल बेटा आपने बिल्कुल सही जवाब दिया है. द नेम इज सुधा चंद्रन. देखिए सुधा चंद्रन के बारे में जानने से पहले उसके बारे में तो जान लो. एक एम्प्यूटेशन क्या होता है? एम्प्यूटेशन का मतलब होता है किसी भी अंग का काट दिया जाना. एम्प्यूटेशन मतलब किसी अंग का काट दिया जाना. तो ये मतलब ये एक बायोलॉजिकल टर्म है. तो जब उसकी बॉडी पर आर्टिफिशियल लेग लगाया गया था, तुम लोगों ने सुधा चंद्रन को कई मूवीज में काम करते हुए देखा होगा. आई थिंक तुमने इनको उसमें भी देखा होगा. हाँ, ये जो प्रोग्राम्स आते हैं ना बच्चों, जो ये ताज महल वाले सीरियल्स आते हैं, उनमें तुमने जरूर सुधा चंद्रन को देखा होगा. तो सुधा चंद्रन वाज द ग्रेटेस्ट लेडी आई थिंक. ठीक है, और लेकिन ये बहुत ही अच्छी प्रोफिशिएंट डांसर बन गई हैं. ठीक है, ओके. नेक्स्ट क्वेश्चन. शी इज अ फॉर्मर अमेरिकन ट्रैक एंड फील्ड एथलीट. द एज ऑफ 9 शी डेवलप्ड अ डिसीज that left her legally blind. मतलब वो पूरी तरीके से ब्लाइंड है लेकिन वो एथलीट है. You cannot imagine somebody who is blind and as well as athlete. She is a 3-time national champion in the women's 5000 meters race. बिना आंख के भागने वाली महिला है. 5000 मीटर की रेस में 3 बार लगातार नेशनल चैंपियन बनी है. She won 4 gold medals in 1992 समर पैरालंपिक्स. आप लोग जानते हैं समर पैरालंपिक्स क्या होता है? जो लोग हैंडीकैप्ड होते हैं उनके लिए पैरालंपिक्स आयोजन किया जाता है. जैसे आप लोगों का नॉर्मल ओलंपिक्स होता है वो नॉर्मल लोगों के लिए होता है, लेकिन जो लोग डिफरेंटली एबल्ड होते हैं उनके लिए पैरालंपिक्स हर साल होते हैं. ठीक है, हर साल नहीं, हर 4 साल में होते हैं. जैसे आपके ओलंपिक 4 साल पर होते हैं, वैसे ही समर पैरालंपिक्स भी 4 साल पर होते हैं. ठीक है,
तो उसने 1992 में चार गोल्ड मेडल भी पाए थे अपनी एथलीट क्वालिटी की वजह से। इन 2001 she co-wrote and published her autobiography No Finish Line My Life as I See It। मतलब उसने एक ऑटोबायोग्राफी भी लिखी थी जिसका नाम था नो फिनिश लाइन, जिसकी कोई फिनिश लाइन नहीं है, मेरा जीवन वैसा है जैसा मैं देखती हूँ। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस लेडी क्लास? एक मिनट, लेट मी सी वेयर इज द नेम ऑफ द लेडी। ओके, व्हाट इज द नेम? यस मैम। विंसेंट, बेटा इसका नाम विंसेंट वैन गॉग है, विंसेंट वैन गॉग, ठीक है? विंसेंट पढ़ेंगे इसको, ठीक है। So next we are going to talk about, he is a Dutch painter. He is regarded as one of the greatest painters the world has seen. वो पेंटर थे, डच पेंटर थे, ठीक है? सुन लो ध्यान से, डच पेंटर, डेनमार्क के लोगों को डच कहा जाता है, ठीक है? He paintings have contributed immensely to the modern art। जो मॉडर्न आर्ट है बच्चों, उसमें इन्होंने बहुत ज़्यादा पेंटिंग्स बनाई हैं। In his 10 years painting career, he produced 900 paintings and 1100 drawings। कितनी पेंटिंग्स? 900 पेंटिंग्स बनाई हैं and 1100 ड्राइंग्स बनाई हैं इन्होंने। Okay, and he was suffering from a mental illness and in 1889 he was admitted to the psychiatric hospital। वो समझ लो उनको मेंटल इलनेस थी, ठीक है? और उसके बावजूद भी वो इतनी सुंदर पेंटिंग्स बनाई, उन्होंने कितनी सारी पेंटिंग्स बनाई आप देख सकते हैं। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस डच पेंटर क्लास? मैम विंसेंट वैन गॉग। ये इसका नाम विंसेंट वैन गॉग था। पहले वाले का कौन था? कौन महिला थी वो? मार्ला रनियान। यस मैम। इसको मार्ला रनियान पढ़ेगा बच्चों, मार्ला रनियान, ठीक है? ओके, नेक्स्ट। अच्छा, इसका नाम विंसेंट वैन गॉग है, ठीक है? आगे चलते हैं। He is widely regarded as one of the greatest composers in history. He gave his first public performance as a pianist। पियानिस्ट जानते हो आप लोग, जो पियानो बजाता है। When he was only 8 years old, पहले 8 साल में ही इन्होंने पियानो बजाना चालू कर दिया था। He studied in Vienna, वियना आप लोग जानते हो, under the guidance of W.A. Mozart। In the year 1796, he began losing his hearing. In spite of his illness, he immersed himself in his work and created some of the greatest works of music। He achieved all this despite being completely deaf for the last 25 years and or so of his life। मतलब अपने जीवन के अंतिम दिनों में जब वो पूरी तरीके से बहरे हो गए थे, उसके बावजूद भी वो बहुत सुंदर पियानो बजा सकते थे। उन्हें किसी भी कान की शक्ति की जरूरत नहीं थी, इतने जबरदस्त पियानो बजाते थे कि उन्हें कान की शक्ति की भी जरूरत नहीं पड़ी। व्हाट इज द नेम ऑफ दिस पर्सन बच्चों? जीन डो बॉबी? नो मैम। क्या नाम है? लुडविग वैन बीथोवेन। लुडविग, इसको पढ़ो बच्चों, लुडविग वैन बीथोवेन। लुडविग वैन बीथोवेन। ओके, चलो आगे चलते हैं। बड़े नाम कठिन कठिन है ना, लर्न करने में दिक्कत है। हाँ बेटा। मैम अभी जो मैम फोर्थ वाले ने आया था और W A एंड अच्छा मोजार्ट। W A मोजार्ट। अच्छा बेटा W A मोजार्ट भी एक बहुत बड़े पियानिस्ट थे, ठीक है?
W.A. मोजार्ट जो था वो भी एक पियानिस्ट थे, तो उनके गाइडेंस में उन्होंने पढ़ाई करी है, किसकी? पियानो की। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। He was well known French journalist, author and editor of French fashion magazine Elle. Elle आप लोग जानते होंगे, इस नाम की एक नेल पेंट भी आती है बच्चों। ठीक है, ये फ्रांस की एक बहुत बड़ी फैशन मैगजीन है। और आज भी बच्चों जो ये होता है ना आप लोगों का मिस फेमिना और ये सारे जो होते हैं, इसमें जो मॉडल्स आती हैं वो सब या तो मिस यूनिवर्स होती है या मिस फ्रांस होती हैं, ये सब में इनकी फोटोज ये छापता है। समझ में आया? बहुत महंगी मैगजीन है, कई डॉलर्स में इसका एक संस्करण छपता है। सो इन 1995 ही suffered a massive heart attack causing him to go into a coma for 20 days. उनको एक बहुत भयंकर हार्ट अटैक आया 1995 में और वो 20 दिनों तक कोमा में चले गए। After coming out of coma, he found himself with a very rare neurological disorder. न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर जानते हो बच्चों? जैसे कोई आपका जो तंत्र होता है, जो बॉडी में एक तरीके का आपका हड्डी तंत्र होता है, जब वो हड्डी तंत्र खराब हो जाता है तो आपके दिमाग से उसका डायरेक्ट, जो आपकी रीढ़ की हड्डी होती है, बैकबोन होती है, उससे आपका मस्तिष्क का डायरेक्ट कनेक्शन होता है। तो अगर आपके रीढ़ में या ऐसी किसी चीज में या मस्तिष्क में प्रॉब्लम आ जाएगी तो आपकी पूरी रीढ़ की हड्डी भी काम करना बंद कर देगी। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में इसको हम लोग बोलते हैं हड्डी तंत्र। और जब किसी हड्डी तंत्र में प्रॉब्लम आ जाती है तो या तो आपके हाथ कांपने लग जाते हैं, या आपका दिमाग काम नहीं करता है, या आपको चीजों को देखकर डर लगने लगता है। ऐसी चीजों को बोलते हैं हम न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर। ठीक है, कॉल्ड लॉक्ड इन सिंड्रोम। ऐसे डिसऑर्डर को हम क्या बोलते हैं? जो न्यूरोलॉजिकल डिसऑर्डर इनको हुआ था उसका नाम था लॉक्ड इन सिंड्रोम, in which the mental state is perfectly normal, मतलब दिमाग सही चल रहा है, and stable, और stable भी है, but the body is paralyzed from head to toe। अभी मैंने आप लोग बताया कि दिमाग का सीधे संबंध किससे होता है? आपकी रीढ़ की हड्डी से होता है, और रीढ़ की हड्डी ही पूरे हड्डी तंत्र को क्या करती है? कंट्रोल करती है। हाँ बेटा, सिंड्रोम। बेटा सिंड्रोम जो होता है एक तरीके का, मैं हिंदी मुझे नहीं आती है इसकी, लेकिन सिंड्रोम का मतलब एक तरीके का वो होता है, जैसे आप लोगों का कह सकते हो जब इम्यून, जैसे कोई आपको इम्यून डिसीज होगी, जैसे कि आपका ये कोरोना है, ये भी तो एक इम्यून डिसीज है ना। तो जो इम्यून डिसीज होती है उसमें एक तरीके की बॉडी में एक तरीके का डिसऑर्डर को ही हम सिंड्रोम बोलते हैं। सिंड्रोम में एक तरीके के इसको जनरली हम तब यूज करते हैं जब कोई व्यक्ति किसी शरीर के किसी एक पार्ट से बीमार हो जाता है और उसका वो तंत्र काम करना बंद कर देता है, तो ऐसी चीजों के लिए हम सिंड्रोम का यूज करते हैं। ये एक बायोलॉजिकल वर्ड है, ठीक है, और इसका मतलब एक तरीके की बीमारी ही होती है। सिंड्रोम का मतलब इलनेस ही होता है, आप इतना मान के चलो, ठीक है। और ये बायोलॉजिकल टर्म है, इसको उसके अकॉर्डिंग, मतलब उसके अर्थ के अकॉर्डिंग उसे यूज किया जाता है। जैसे आप लोगों का एड्स है, एड्स एक बीमारी है, एड्स का फुल फॉर्म क्या होता है? एक्वायर्ड इम्यूनोडेफिशिएंसी सिंड्रोम, यही होता है ना इसका फुल फॉर्म। तो उसमें सिंड्रोम लिखा हुआ है, सिंड्रोम मतलब हो गया बीमारी, इलनेस एक तरीके से, ठीक है। तो ये बायोलॉजी वाले लिखते हैं, वो नामकरण करते हैं, ठीक है। आगे चलते हैं। In which the mental state is perfectly normal and stable, but the body is paralyzed from head to toe. In that case, he was able to move only his left eyelid. उनकी सिर्फ लेफ्ट आईलिड काम करती थी, बाकी पूरा शरीर काम करना बंद कर दिया था। Despite his condition, इस कंडीशन के बावजूद, he wrote the book, उन्होंने एक पुस्तक लिखी। उस पुस्तक का नाम था The Diving Bell and the Butterfly. By blinking when the correct letter was reached by a person slowly reciting the alphabet over and over again. मतलब उन्होंने अपने मुंह से बोलकर इसे नहीं लिखवाया, अपनी पलकों को झपका कर लोगों तक अपना संदेश पहुंचाकर तब इस किताब को लिखा। अब आप समझ सकते हो ये कितने टैलेंटेड रहे होंगे। आगे चलते हैं। इसका नाम क्या है आदमी का, कोई बताएगा? जियान। जिसको जियान नहीं पढ़ेंगे बच्चों, जैन पढ़ेंगे, जैन, जैन,
GN पढ़ेंगे, GN पढ़ेंगे, GN डू बॉबी। ठीक है, आगे पढ़ते हैं। He was a British theoretical physicist। इसको फिजिकिस्ट मत पढ़ना कभी बच्चों, इसको फिजिसिस्ट पढ़ते हैं। ठीक है, whose world-renowned scientific career is spanned over 40 years. His books and public appearances have made him an academic celebrity. He was severely disabled by the motor neuron disease since he was only 21. Gradually, he lost the use of his arms, legs, and voice. And as of 2009, he was medically declared completely paralyzed. He used to communicate through a speech generating device. बच्चों पता है इसका नाम आप लोग जानते ही होंगे, स्टीफन हॉकिंस। तो स्टीफन हॉकिंस जो थे उनकी क्या खास बात थी कि वो पूरी तरीके से पैरालाइज थे, लेकिन उसके बावजूद भी उन्होंने अपना काम करना नहीं छोड़ा। उन्होंने हर एक तबके पर काम किया है। आइंस्टीन की बराबरी आप कर सकते हो इनकी, कि आइंस्टीन के जैसे ही टैलेंटेड थे और वो एक एकेडमिक सेलिब्रिटी भी बन गए। बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में जाकर अपना भाषण भी देते थे। भाषण देने के लिए वो खुद के मुंह का इस्तेमाल नहीं करते थे, उनकी बॉडी में एक तरीके का मशीन फिट कर दिया गया था, मतलब उनकी बॉडी में नहीं, उनके बॉडी के किसी ऐसे पार्ट से ऐसा फिक्स कर दिया गया था जिससे वो बोल सकते थे और मशीन बोलकर उनके दिमाग को पढ़ के बताती थी। तो इनका नाम था स्टीफन हॉकिंस और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इनके दिए गए थ्योरीज से हम ब्लैक होल्स की स्टडी करते हैं बच्चों। आगे चलो। शी वॉज एन अमेरिकन ऑथर, पॉलिटिकल एक्टिविस्ट। क्या बेटा? बेटा आप क्या करो मुझे समझ में नहीं आ रहा है, आगे चलते हो फिर बाद में पूछना आप मुझसे, ठीक है। She was an American author, political activist and lecturer. She was the first deaf blind person to earn a Bachelor of Arts degree. Anne Sullivan was her teacher and who taught her to communicate by spelling words into her hand, beginning with DOLL for the doll. She was a prolific author. She traveled over to 39 countries with her teacher and she was a good friend of many famous figures including Alexander Graham Bell, Charlie Chaplin and Mark Twain. आप इन तीनों को तो जानते ही होंगे। अलेक्जेंडर ग्राहम बेल वो थे जिन्होंने टेलीफोन का आविष्कार किया था। चार्ली चैपलिन कौन थे? एक बहुत ही फेमस एक्टर थे जो कि कह सकते हो आप माइम एक्टर थे। नेक्स्ट आपका मार्क ट्वेन, ये बहुत अच्छे राइटर थे बच्चों। तो ये जो जिस लेडी के बारे में हम बात कर रहे हैं वो है हेलन केलर। हेलन केलर को आप जानते होंगे। इन्होंने क्या किया था बच्चों, ये पूरी तरीके से इनके पास ना ही सुनने की शक्ति थी ना ही देखने की शक्ति थी, बोल भी नहीं पाती थी। उसके बावजूद उन्होंने एक बहुत ही बेहतरीन पुस्तक लिखी है जिसका नाम क्या है, द स्टोरी ऑफ माई लाइफ। आप लोग थोड़ा बड़े हो जाओगे ना, एंटरटेनमेंट चले जाओगे तो आप लोग ये किताब पढ़ोगे, आपके कोर्स में रहेगी, ठीक है। तो ये वाली पुस्तक इन्होंने खुद लिखी थी अपने जीवन के बारे में। सबसे ज़्यादा इनकी लाइफ में अगर कोई बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया तो वो इनकी टीचर थी जिनका नाम था एने सुलिवान, ठीक है। और उन्होंने ही इन्हें पढ़ना लिखना सब कुछ सिखाया, जबकि इतनी सारी प्रॉब्लम्स होने के बावजूद। आपके बुक में देखो दो और लोगों के बारे में दिया हुआ है, जैसे एक हैरी बोनाफेस प्रभु के बारे में दिया हुआ है, वो एक क्वाड्रिप्लेजिक व्हील चेयर टेनिस प्लेयर है, मतलब व्हील चेयर पे टेनिस खेलते हैं। इट्स अनइमेजिनिंग कि कोई आप भी टेनिस बैठ कर खेलता है और उन्हें पद्मश्री अवार्ड भी मिला है इंडिया में, ठीक है। आगे चलते हैं, देखो नेक्स्ट है आपका दीपा मलिक। दीपा मलिक फर्स्ट इंडियन वुमन है जिन्होंने मेडल प्राप्त किया था पैरालंपिक्स में एंड शी वॉन सिल्वर मेडल इन द शॉट पुट। शॉट पुट आप लोग जानते हो, ऐसे तो एक भाला होता है उसको फेंकना होता है। In 2016 Paralympic Games, she was honored with the Arjuna Award in 2012 at the age of 42. She is the eldest recipient of Arjuna Award. Till date, she also received the Rajiv Gandhi Khel Ratna Award 2919। ये कुछ गड़बड़ हो गया है बच्चों, ये 2019 होगा, ठीक है। तो इन्हें खेल रत्न अवार्ड से भी नवाजा गया है। नेक्स्ट है आपका चैप्टर सोशल एटिकेट। इसको थोड़ा बहुत मैं आप लोगों को बताती हूँ, बाकी आप सब कुछ जानते हो, ठीक है। Whenever we attend a birthday party, wedding or any such an event, we should follow certain rules in order to behave properly. कुछ चीजें होती हैं जो हमें प्रॉपरली बिहेव करनी पड़ती हैं। अब पहली चीज है encircle the child who is most well behaved among the following children, ठीक है। अब इसमें पूरी आप लोगों को ये
सिचुएशन दे दिया है। अब उस सिचुएशन में आप लोगों को बताना है कि सबसे अच्छा बच्चा और वेल बिहेव्ड बच्चा कौन है। ठीक है, हम लोग देखेंगे। सबसे पहले है रिया ऑलवेज अराइव्स एट द इवेंट ऑन टाइम। रिया जो है वो हमेशा टाइम पे सबसे पहले आती है। As soon as Varun arrives at the party, he looks for the host and wishes him or for her. और वरुण जो है जैसे ही पार्टी के अंदर घुसता है, सबसे पहले वो पार्टी में जो व्यक्ति आया रहता है उसको क्या करता है, विश करता है और उसको गिफ्ट प्रोवाइड करता है। इसके बाद सना है। सना डज नॉट टेम्पर विद डेकोरेशन, मतलब कि सना जो है वो डेकोरेशन को ज्यादा मैटर नहीं करती है, मतलब वो डेकोरेशन की बुराई नहीं करती है। ठीक है, अगला है राजू ऑलवेज शो रेस्पेक्ट टू वेटर्स। राजू हमेशा वेटर्स की रेस्पेक्ट करता है। वरुण समटाइम्स कैरीज ईटेबल टू हिज होम फ्रॉम द पार्टीज इन ऑर्डर टू एंजॉय ईटिंग देम एट होम। वरुण जो है वो कई बार ईटेबल्स मतलब खाने की चीजों को अपने जेब में भर के घर ले जाता है और वहां जाकर खाता है ताकि वो घर पे उसे एंजॉय कर सके। रिया टेक्स ओनली एज मच फूड एज ही रिक्वायर्स, और रिया उतना ही फूड लेती है जितनी उसकी जरूरत हो। ठीक है, नेक्स्ट है सना ऑलवेज गेट्स इनटू अ हीटेड आर्गुमेंट व्हाइल कन्वर्सिंग विद समवन। जब सना लोगों से बात करती है तो वो उनके साथ झगड़ा करने लगती है बातों बातों में ही। ठीक है, सबके बिहेवियर को नोट करते जाओ बच्चों। फिर तुम लोगों को लास्ट बताना है कि कौन सा ऐसा बच्चा था जिसमें कोई भी गलती ना करता हो। राजू ऑलवेज जंप्स द क्यू टू गेट फूड। राजू क्या करता है, ब्लाइंड तोड़कर खाने के लिए भागने लगता है। Whenever Sana goes to the wedding party, she always criticizes the brides and the groom's dresses. सना जब भी वेडिंग पार्टी में जाती है वो क्या करती है, ब्राइड और ग्रूम की ड्रेसेस पे कमेंट करती है। नेक्स्ट, रिया ऑलवेज ब्रिंग्स यूजफुल गिफ्ट्स विद हर टू द पार्टी सो दैट रिसिपिएंट कुड यूज इट इन देयर डेली लाइफ्स। रिया ऐसे गिफ्ट्स लेकर आती है पार्टीज में जो कि रिसीव करने वाला होता है उनकी डेली लाइफ के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट हो। वरुण डज नॉट स्टफ हिज माउथ विद फूड। वरुण अपना मुंह पूरा खाने से नहीं भर लेता। नेक्स्ट, राजू नेवर पुट्स द ग्लासेस, प्लेट्स एटसेट्रा एट द असाइन्ड प्लेसेस। राजू कभी भी खाने की प्लेट को खाने के बाद जगह पर नहीं रखता। इतनी सारी चीजें पढ़ने के बाद 1 मिनट 2-3 पॉइंट और बच गए हैं। इसके बाद है वरुण मेक्स फन ऑफ अदर पीपल। वरुण सब दूसरों का मजाक बनाता है। रिया थैंक्स द होस्ट बिफोर लीविंग द पार्टी। रिया पार्टी में वापस जाने से पहले होस्ट को थैंक यू भी बोलती है और किसी की क्रिटिसाइज नहीं करती आर्च अरेंजमेंट्स के लिए। नेक्स्ट है आपका राजू लव्स टू ईट आइसक्रीम। राजू को आइसक्रीम खाना पसंद है। Whenever he goes to a party, जब भी वो किसी पार्टी में जाता है, he tries to carry many scoops in his hand. वो प्रयास करता है कि वो उसके हाथों में ढेर सारे स्कूप्स हो। नेक्स्ट, सना asks the photographer to take her photo first. सना सब लोगों से क्या कहती है कि पहले मेरी फोटोग्राफ ले लो। अब बताओ, यहाँ आपके पास 1 2 3 4 4 ऑप्शंस है। इनमें सबसे अच्छा बच्चा कौन निकला बच्चों? हम रिया। वेरी गुड, वेरी गुड। तो जो काम वरुण, सना और राजू करते हैं वो काम हमें नहीं करना है। For today, this much only class. Thank you everyone. Thank you, ma'am. Thank you, ma'am.